मेरे साथ इस समय बीजेपी के धाकड़ नेता सुनील शर्मा जी हैं, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं इंचार्ज कश्मीर के। और आज राहुल गांधी को 2 वर्ष की सज़ा सुनाई गई है। इस विषय पर इनसे बातचीत करेंगे। सर, राहुल गांधी को 2 वर्ष की सज़ा सुनाई गई है, कैसे देखते हैं आप इस पूरे? सबसे पहले तो मैं ऑनरेबल हाई कोर्ट का स्वागत करता हूं। जिस ऑनरेबल हाई कोर्ट से ऑर्डर निकला है, भारत न्याय में विश्वास रखता है और भारत की न्याय व्यवस्था इतनी मजबूत है। यहाँ पे व्यक्ति पद से कितना भी बड़ा हो, दायित्व से कितना भी बड़ा हो, लेकिन यदि आरोप उस पर सिद्ध हो जाए तो न्यायालय अपनी कार्रवाई करता है। आज जिस प्रकार से ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ गुजरात ने ये ऑर्डर निकाला हुआ है, या आदेश निकाला है 2 साल का इम्प्रिजनमेंट, वो तो पूरे तथ्यों के आधार पे, पूरे सबूतों के आधार पे उन्होंने निकाला होगा। और ये कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं होगी, ये बहुत समय इसमें लगा होगा। कहीं न कहीं ये भारत की न्याय व्यवस्था की पारदर्शिता को सिद्ध करता है, जिसको मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते और भारत का एक आम नागरिक होने के नाते दिल से, हृदय से स्वागत करता हूँ। सुनील जी, 2019 का मामला है, आज सज़ा सुनाई गई, लेकिन मौके पर उन्हें ज़मानत भी मिल गई और उसके बाद उनका ट्वीट आता है कि वो सत्य के साथ है और सत्य के साथ लड़ेंगे। तो आपको नहीं लगता कि ये जो फैसला आया उसका प्रभाव उन पर नहीं पड़ा कोई भी? देखिए, प्रभाव क्या पड़ा क्या नहीं पड़ा, लेकिन देश की जनता तो देखती है। एक इतने बड़े व्यक्ति को, जो एक पार्टी का सर्वे सर्वा है, जिसे कोर्ट आरोपी ठहराती है, और मुझे लगता है कि इस प्रकार की अगर मैं छुपाऊं उस आरोप को तो ये तो बेशर्मी की बात होगी। मेरे ऊपर आरोप सिद्ध होता है, ये बहुत बड़ी बात है। जो इतनी बड़ी पार्टी को लीड कर रहा हो, जिसको न्यायालय ने आरोपी ठहराया, जिसको न्यायालय ने कन्विक्ट किया, और मैं बेशर्मी से मुंह छुपाऊं तो कितना छुपा सकता हूं। उनकी बहन भी उनके बचाव में उतरी। उन्होंने कहा कि उनके भाई जो है वो बड़ी बेबाकी से बात करते, तो आगे भी करते रहेंगे। किसने रोका है? देखिए, मैं कहता हूं कि जब किसी पॉलिटिकल पार्टी, जब किसी राजनीतिक दल के इतने बड़े व्यक्ति की इस प्रकार की भाषा होगी और उनकी बहन उनको समर्थन करेगी, तो उनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप? उनसे कोई उम्मीद रख सकते हैं क्या? सर, इसके अलावा यहाँ के स्थानीय लोगों का ये कहना है कि चुनाव जो है वो काफ़ी डिले हो रहे हैं। अपोजिशन पार्टीज दिल्ली में जाकर बैठकें करती हैं, चुनाव आयोग पर प्रेशर बनाती हैं। तो चुनावों को लेकर बीजेपी का क्या स्टैंड? अपोजिशन पार्टीज़ फ्यूज़ बल्बों का एक झालर है, जिसमें बहुत बड़ा बल्ब जो है फारूक अब्दुल्ला साहब है, जिनकी गर्दन तक कोर्ट पहुंच चुका है। प्रूव्ड केस जेकेसीए का। मुझे लगता है उनको तैयारी जेल की करनी चाहिए, न कि इलेक्शन कमीशन के पास जाने की। तो देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्वतंत्र एक संस्था है। उन्होंने जब चुनाव कराने हैं वो करा लेंगे। उसमें मैं कोई छिटपिटाऊँ, उसमें मुझे लगता है कि वो कोई उसका अर्थ नहीं निकलता है। ये ठीक है कि हर नागरिक यहाँ पे चुनाव चाहता है, लेकिन ये ऑटोनमस बॉडी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। हमें पूरा यकीन है कि वो बहुत गंभीर है कि बहुत जल्दी यहाँ पे चुनाव होगा। लेकिन जो लोग छिटपिटाते हैं, इकट्ठे होके कहीं वो चुनाव के लिए दौड़ रहे हैं, उन्हें डर किसी और चीज़ का है और दिशा कोई और उन्होंने पकड़ी हुई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव कराएगी और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी यहाँ पे चुनाव। सर, उनका ये भी कहना है कि जो यहाँ के जो यूथ है और जो आम व्यक्ति है वो सड़कों पर प्रदर्शन करता है, बेशक वो जेकेएसएसबी का मामला हो या कोई और मामला हो, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। और बीजेपी जो है वो एलजी के जरिए अपना जो कमांड एंड कंट्रोल है वो जेएनके पर बनाए बैठी हुई है। और क्या इसी वजह से इलेक्शन नहीं हो रहे? देखिए, हम एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में रहते हैं। हर व्यक्ति को यहाँ पे पूरा अधिकार है अपनी बात रखने का। उसमें चाहे जेकेएसएसबी वाले हैं या दूसरे अन्य जितने भी लोग हैं, हर एक को अपनी बात रखने का है। और ऐसा भी नहीं है कि ये अचानक स्पॉन्टेनियस हुआ। पहले भी जब सरकारें होती है तब भी विभिन्न समस्याओं पे प्रदर्शन होते रहे हैं, और ये कभी रुकने वाला नहीं, क्योंकि लोकतंत्र है, यह हमेशा होता रहेगा। हाँ, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे है। मैं ये मानता हूँ कि किसी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में ब्यूरोक्रेसी अल्टरनेट नहीं हो सकती पॉपुलर गवर्नमेंट का। लेकिन हम सब जानते हैं कि 2 परिवारों ने जितना यहाँ पे भ्रष्टाचार किया था, लॉ एंड ऑर्डर को तबाह किया था, सिक्योरिटी यहाँ पे तबाह की थी, उसके बाद 70 सालों के इस बीमारी का इलाज 2019 में रीऑर्गेनाइजेशन के बाद हुआ। रीऑर्गेनाइजेशन के बाद एक तंत्र काम कर रहा था, डिलिमिटेशन कमेटी थी,
उसके बाद इलेक्टोरल रिवीजन का काम था जो नवंबर में पूरा हुआ है। हमें पूरी उम्मीद है कि सर्दियां भी ख़त्म हुई है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ज़रूर कॉल लेगा और आने वाले दिनों में जो लोगों की बहुत देरी ना एक डिमांड है वो पूरी होगी इलेक्शन की। लास्ट सवाल है सर, महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जब तक 370 यहाँ पर रिस्टोर नहीं होगा वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। महबूबा मुफ्ती जी भी राजनीतिक तौर पे कहीं रही नहीं, नहीं उनकी पार्टी रही। आप उनकी श्रृंखला देखिए, जितने भी लीडर्स थे जो उनके वालिद साहब के साथ चलते थे, सब ने उनको रिजेक्ट किया। महबूबा मुफ्ती की लीडरशिप को भी रिजेक्ट किया, महबूबा मुफ्ती की पार्टी को भी रिजेक्ट किया। अब उनके पास दूसरा कोई विकल्प ही नहीं रहा है ये बोलने के अलावा, क्योंकि उन्हें पता है कि लोगों ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया, उनके लीडर्स ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया, उनके काडर ने उनको रिजेक्ट कर दिया है। तो ये एक स्वाभाविक एक उत्तर है उनका कि भाई मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। दोबारा जब कहीं पुनर्स्थापित पीडीपी होगी तो तब हम उन्हें वेलकम करेंगे, स्वागत करेंगे चुनाव लड़ने। शुक्रिया। तो देखिए, साफ तौर पर इनका कहना है कि जो राहुल गांधी को सज़ा हुई है वो कहीं ना कहीं देश की जो अदालत है वो उसका फैसला है और उस फैसले का सम्मान होना चाहिए। और साथ ही साथ पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का जो बयान था कि 370 रिस्टोर होने तक वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो ये भी इनका साफ कहना है कि महबूबा मुफ्ती के पास अब कोई दूसरा विकल्प ही नहीं बचा है, क्योंकि उनकी खुद की पार्टी ने जो है वो उन्हें रिजेक्ट कर दिया है और जब वो कभी दोबारा रिवाइव करेंगी तब उनका स्वागत किया जाएगा। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी को जो सज़ा हुई है उस पर भाजपा की अगर आप एवरेज या आप ये कहें कि ओवरऑल रिएक्शन की बात करेंगे तो वो यही है कि जो राहुल गांधी ने अपने बयानों में कहा उसी की सज़ा जो है वो उन्हें कोर्ट ने सुनाई है। नमस्कार।